देखो आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया है, कहाँ इसका पार्ट डिफाइन किया गया है, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। देखो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सम्मिश्र संख्या के लिए। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास, सबसे पहले हम बात करें कि वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें अपने पास वास्तविक संख्या होने के बावजूद भी इनका जो वर्ग है वो नेगेटिव डिफाइन हुआ, ठीक है। इस कंडीशन को आगे लेकर जब हम बढ़े तो अपने पास कौन सा नंबर सामने आया, सम्मिश्र संख्या अपने पास सामने आई, ठीक है। तो इस पर हम विचार रखते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा कि अपने पास अगर वास्तविक संख्या का वर्ग करें तो भी अपने पास डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अगर यही पार्ट हम नेगेटिव नंबर के लिए काम करें तो भी अपने पास डेफिनेटली कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या का वर्ग होता है, वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अपने पास कुछ संख्याएं ऐसे लेके चलें इक्वेशन, जिससे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अपने पास यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी होंगी जो वास्तविक होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रही हैं। इस कंडीशन को अपने पास जब आगे हम इसको डिफाइन करेंगे तब अपने पास मालूम पड़ेगा कि जो वास्तविक संख्याओं से जो नेगेटिव इसकी वर्ग वर्ग आ रहे हैं तो उससे आने वाला जो पार्ट है वो कैसे डिफाइन होगा, सम्मिश्र संख्या से डिफाइन होगा। जैसे हम बात करें इक्वेशन की x² + 1 = 0, ठीक है। और इसके बारे में जब विचार करें तो अपने पास x की वैल्यू को अगर डिफाइन करें तो डेफिनेटली x² इक्वल क्या आएगा, नेगेटिव -1, ठीक है। तो इस केस से हमें डिफाइन हो रहा है कि x² जो कि क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका जो वर्ग है वो कैसा आ रहा है, अपने पास नेगेटिव आ रहा है। और इसको हम इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो नेगेटिव कैसे डिफाइन हुआ, ठीक है। तो इनके लिए अपने पास सबसे पहले 850 ईस्वी में अपने पास जब जैन गणितज्ञ आए, महावीराचार्य, तो उन्होंने अपने पास इनको क्या कहा कि यहाँ पर अपने पास जो वास्तविक संख्याओं का वर्ग होता है वो क्या होता है, उनके जो वर्गमूल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास इनके जो अपने पास ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आया वो नेगेटिव को डिफाइन किया गया। और उन्होंने कहा कि अपने पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका जो वर्गमूल है वो डिफाइन नहीं किया गया है। यानी जैसे रूट के अंदर -2 आ जाए, रूट के अंदर -10 आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से जो नंबर आए वो डिफाइन नहीं किए गए। इसके बाद अपने पास आगे बढ़े तो 1637 में अपने पास रेने डेकार्टेज आया, जो अपने पास 3D जो पार्ट है अपने पास ज्योमेट्री उसका उसने डिफाइन किया है पार्ट। उसने अपने पास कहा कि ये जो संख्याएं हैं इनको दो पार्टों में बांट सकते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी टोटल जो संख्याएं हैं उनको उसने दो पार्टों में डिफाइन किया और उसने कहा कि ये वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्याएं भी आपके सामने हैं जो अपने पास क्या रिजल्ट दे रही हैं, जिनको हमें डिफाइन नहीं कर सकते। यानी ऐसी संख्याओं को उसने जो नाम दिया है वो क्या दिया, काल्पनिक। और अपने पास जो डिफाइन हो चुकी है वो संख्याओं को वास्तविक। यानी अब संख्याओं को दो भागों में बांट चुके थे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आइलर आए और आइलर ने क्या कहा कि अपने पास जो आइलर गणितज्ञ हुए उन्होंने √-1 एक छोटी सी पार्ट ले लिया नेगेटिव नंबर्स के लिए और उसको आयोटा नाम दिया, ठीक है। और यहाँ से अपने पास इसका सिस्टम तैयार होता है और ये पार्ट हम लेकर चलेंगे। वैसे इसके बाद अपने पास 1832 में गाउस आया, उसने अपने पास जो सम्मिश्र संख्या है उसको a + b √-1 से डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पर अपने पास √-1 जो है वो पार्ट आइलर की देन है, इसलिए अपने पास हम आइलर को ज्यादा यूज करेंगे, यानी आइलर की कंडीशंस को ज्यादा यूज करेंगे। यहाँ से हमने पास ये वाला पार्ट निकल कर कैसे आया तो हम बात करते हैं। देखो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। और ऐसे पार्टों को हम देखो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अपने पास ये सबसे छोटी इकाई होती है नेगेटिव नंबर्स के लिए और इसी को उसने आइलर ने क्या नाम दिया, आयोटा नाम दिया। और यहाँ पर अपने पास अगर हम बात करें √-2 की तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × -1 और इसको अगर ब्रेक करें तो √2 और √-1, ठीक है। और इसी पार्ट को उसने क्या लिखा, आयोटा, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो भी अपने पास ऐसी कंडीशन आई, 10 × -1 रूट में लगा दिया, 10 अलग किया और √-1 अलग किया। इसी प्रकार से हम देखें हर पार्ट में आपके पास क्या बन रहा है, ये सबसे छोटी इकाई बन रही है जिसको हमने आइलर ने क्या नाम दिया, आयोटा नाम दिया है, ठीक है। अब इस आयोटा पार्ट को लेकर डिफाइन करेंगे जो आपके पास क्या बनकर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। यानी ऐसा नंबर जो अपने पास क्या दे, यानी
ऐसी वास्तविक संख्या जिसका जो वर्ग है अगर वो नेगेटिव आता है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बोलेंगे, जिसमें अपने पास दो पार्ट ऐड होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला पार्ट होता है वास्तविक और दूसरा पार्ट कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जो गाउस ने डिफाइन किया, ठीक है। तो गाउस ने क्या कहा कि a प्लस बी और √-1 है, लेकिन √-1 को किसने नेग्लेक्ट कर दिया, आइलर ने नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए अपने पास a प्लस आयोटा b का फॉर्मेट बनाया गया, यानी √-1 को आइलर ने लिखा आयोटा, ठीक है। इस तरीके से अपने पास जो a प्लस आयोटा b बनकर आया फॉर्म, वही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरे तरीके से हम देखें तो हमारे पास जब हमने 10th क्लास में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, तो वहां पर भी हमने जब मूलों की प्रकृति पढ़ी तो वहां पर भी हमें एक बात समझ में आई कि रूट में जो कुछ पार्ट नेगेटिव बने थे तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। लेकिन उस स्टैंडर्ड तक हमने उस पार्ट को रोक दिया था, ठीक है। वहां तक हमने दो ही पार्ट डिफाइन किए थे, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, ठीक है। दो ही पार्ट डिफाइन हुए, लेस देन के लिए डिफाइन नहीं किया था। लेकिन जो लेस देन वाला पार्ट है वो आपके पास कैसा आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट बन रहा है, और वही अपने पास किसका हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, देखो कैसे बनता है। अगर मूलों की प्रकृति देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखो द्विघात समीकरण अपने पास क्या थी, ये आपके पास है ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कभी भी a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा। इस केस में अपने पास a b c क्या है, ये अपने पास जो a b c दे रखे हैं वास्तविक संख्या है, और जो x है वो अपने पास क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, यानी चर राशि। और a को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, लीडिंग वेरिएबल बोलते हैं, जो प्रतिनिधित्व करता हुआ चलता है, ठीक है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से अपने पास हम जब द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो इसके जब मूल पढ़ते हैं तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या था, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने जब पढ़ा तो देखो यहाँ पर अपने पास ये b और ये वाले पार्ट तो डिफाइन है, लेकिन अपने पास इसको डिफाइन करने के लिए इसकी प्रकृति सामने आएगी, ठीक है। और इसकी प्रकृति के लिए हमने क्या पढ़ा कि रूट की जो वैल्यू है, देखो कोई भी कंडीशन हो यानी कोई भी वेरिएबल हो वो तीन प्रकार की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन 0, ठीक है। यानी कोई भी वेरिएबल जो है वो तीन प्रकार की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। वो अपने पास हो सकता है ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा, जो टोटली क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, जिसको हम ऋणात्मक भी बोलते हैं, यानी उसमें ऋण नहीं होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इक्वल 0 यानी उसकी कंडीशन डायरेक्टली क्या है, एक ही पॉइंट पर स्टॉप हो गई और वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन अपने पास आई लेस देन 0। इस कंडीशन में अपने पास शून्य से हम क्या आ जाते हैं, पीछे की तरफ आते हैं, और अपने पास जो वैल्यू होती है वो टोटली कैसी होती है, यानी धनेतर होती है। यहाँ पर धन संख्या नहीं होती है, यानी टोटली ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। तो तीन प्रकार की संख्याओं को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम अगर इस वाले पार्ट की, तो देखो यहाँ से अपने पास पहले पार्ट में हम देखें तो रूट यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसके मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होंगे एवं अलग होंगे, ठीक है, यानी भिन्न होंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा पार्ट अगर लेके चले b² - 4ac = 0, तो डेफिनेटली मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, लेकिन उसके साथ कैसे होंगे, एवं समान होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन से अपने पास, जैसे हम बात करें कि अपने वैल्यू आई x² = 4, तो x की वैल्यू क्या बनी अपने पास, +-2, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आई। या फिर अपने पास ऐसा आ जाए कि x - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि दो कंडीशन से वैल्यू बनेगी x - 1 = 0, ठीक है। तो या तो इसका मान 0 है या फिर इसका मान 0, तो इस केस में अपने पास x - 1 = 0, और सेकंड वाले पार्ट में भी ऐसे ही होगा, x - 1 = 0, यानी x की वैल्यू 1, यानी दोनों वैल्यू पर अपने पास x की जो वैल्यू है इक्वल आई, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने पास यहाँ पर होगी, ठीक है, और इस कंडीशन के लिए वैल्यू यहाँ पर होगी। तब तीसरी कंडीशन कौन सी बनकर आती है, तो तीसरी कंडीशन हमने डिफाइन की यहाँ पर कि b² - 4ac = लेस देन 0। देखो इस कंडीशन में हमने लास्ट स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि जो इसकी वैल्यू है हमने यहाँ पर लिख दी कि वह परिभाषित नहीं है, लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ा के लेके आए तो अपने पास नेगेटिव नंबर्स के लिए आइलर ने, गाउस ने, महावीराचार्य ने और अपने पास रेने डेकार्टेस जो 3D का जन्मदाता है, उन्होंने अपने पास इस पर वर्क किया, और यहाँ से अपने पास
इस वाले पार्ट को उसके क्या बोला कि मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, जिनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम, इनको विस्तारित तो करेंगे लेकिन इसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। क्लियर? तो इसके लिए अपने पास मूल कैसे हैं, काल्पनिक होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास अलग और भिन्न नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम कि ये मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। इसी नंबर्स को लेकर हम आगे बढ़े और इनको क्या बोला गया कि ये तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए हैं, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो क्या है, काल्पनिक है। लेकिन इस काल्पनिक नंबर में भी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो क्या है, वास्तविक भी हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने पास जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर बनेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो संख्याओं का मिक्सअप आया, वहां पर अपने पास वास्तविक संख्याएं बनी और काल्पनिक संख्या, यानी दोनों को मिलाकर अपने पास क्या बना, वास्तविक काल्पनिक संख्याओं का जो मिक्सअप है वही क्या है, सम्मिश्र संख्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास जो आयोटा है, यानी इसकी जो पावर है, घात को डिफाइन किया गया कि इसकी पावर को हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर अपने पास देखो कुछ इसकी पावर्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं कैसे बनता है। देखो यहाँ पर अपने पास आयोटा की पावर पढ़े, आयोटा की घातें, वो भी कैसी हैं, पूर्ण घातें। ठीक है, घातें हमेशा कैसी रखनी है, यहाँ पर आयोटा की पूर्ण घात रखनी है, हाफ नहीं रखना है या हाफ से कम ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, इनकी पावर को क्या करना है, फुल करना है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, यानी होल नंबर्स रखना है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या के फॉर्म में होनी चाहिए, के रूप में। और आप जानते हैं पूर्ण संख्या के रूप में जो संख्याएं होती हैं वहां अपने पास नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक है, वो भी अपने पास कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास आयोटा की पावर पढ़े, देखो आयोटा की पावर 1 का मतलब √-1। अब ऐसा नहीं है कि अपने पास आप आयोटा को हटाकर √-1 रखेंगे, √-1 नहीं रखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें जब भी आपको √-1 शो होगा तो उसको आप आयोटा नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको मैं 1 पावर लगाएं या नहीं लगाएं, एज इट इज लिखें आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपने पास देखें कि हमने दो वास्तविक संख्याओं का जब वर्ग किया तो उस केस में अपने पास रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया। क्योंकि हम अगर दो वास्तविक संख्याओं का अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें अपने पास पॉजिटिव पॉजिटिव का अगर मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव, समान का। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर अपने पास दो काल्पनिक संख्याओं का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका जो आउटपुट है, यानी उसका जो वर्ग होगा वो उस पार्ट में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी हमने अगर √-1 और √-1 को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आउटपुट है डेफिनेटली कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि अपने पास -1 की पावर हाफ लिखे इंटू -1 की पावर हाफ लिखे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बना, -1 की पावर 1 हो गया, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, 1/2 1/2, -1 की पावर 1 यानी क्या आया, -1। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास दो वास्तविक संख्याओं का, वो भी कैसी, समान, दो समान वास्तविक संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका जो आउटपुट है वो 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 में अपने पास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, इसलिए उसको ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पर अपने पास अगर काल्पनिक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो आउटपुट है यानी आयोटा के लिए वो कैसा देगा, आपको -1 वैल्यू देगा। क्लियर? यहाँ से अपने पास इसकी कहानी स्टार्ट होती है कि ये -1 क्यों बन के आ रहा है रूट में, और जब ये रूट में बन के आ रहा है तो इसके पीछे राज क्या है। ठीक है, तो इसी को पढ़ने वाले हैं हम कि रूट में जब नेगेटिव नंबर बनता है तो इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपने पास इस आयोटा, अगर हमें इसका वर्क करें तो अपने पास डेफिनेटली इसको आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको क्या देके जाएगा, अभी हमने डिफाइन किया है, ये आपको क्या देके जा रहा है, -1। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बना, -1 वैल्यू बन गई। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम बात करें आयोटा क्यूब की तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अपने पास √-1 को आपको लिखना ही नहीं है, क्या लिखना है, उसके जगह आपको आयोटा ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू क्या बनी, इसकी वैल्यू है -1 और ये वैल्यू क्या है अपने पास, आयोटा। तो ये डेफिनेटली क्या बनी, माइनस की आयोटा, यानी आपकी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी और आप चौथी कंडीशन पढ़ रहे। देखो फिर हमने पढ़ा आयोटा की पावर 4, यहाँ से हमने डिफाइन किया तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू -1 क्या बना, डेफिनेटली 1, यानी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या बनी, +1। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें
कि अपने पास जब भी ये आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 बना रहा है, तो इस केस में हम आगे लेकर चलेंगे तो आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, तो यहाँ से हम कंडीशन देखें तो वापस जो रिजल्ट है वो इसी में से डिफाइन होकर आएगा। ठीक है, यानी अब अपने पास जो वैल्यू होंगी, जितनी भी आयोटा की पावर होंगी, चाहे वो नेगेटिव पावर हो, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो, चाहे अपने पास उसकी पावर आयोटा की पावर क्या हो, 0 हो, तो भी उसकी वैल्यू क्या है, इसी से डिफाइन होगी। आयोटा की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो कैसे डिफाइन होकर आता है, -1 सॉरी +1। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ से कि भाई आयोटा अपने पास है, तो आयोटा की पावर 0 को लेकर चले तो ये √-1 और इसकी पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, जबकि अपने पास आयोटा कैसा है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, और इस इमेजिनरी को हम जानते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो रियल से डिफरेंट होता है, और रियल में हमने पढ़ा है a⁻0 की वैल्यू 1, जबकि ये कैसा है अपने पास, काल्पनिक बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, और इसकी पावर क्या आ गई 0, तब भी अपने पास ये वैल्यू 1 देके जा रहा है। रूल हमने पढ़ा है किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, और यहाँ पर रूल लागू हो रहा है किसके लिए, काल्पनिक संख्याओं के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इसका वास्तविक संख्याओं का अहम रोल है यहाँ पर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, देखो कैसे बनकर आता है इसका 1 वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू को हम देखें तो -1 की पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एज इट इज चल रहा है, हमने आयोटा को क्या लिखा है, √-1, और इसकी पावर क्या लिख दी, 0। ठीक है, अब इसको हमने क्या लिख दिया, -1 की पावर हाफ, और इसकी पावर क्या है, 0। अब देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर हाफ इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है a की पावर m इंटू n इक्वल होता है a की पावर m इंटू n, यानी a की पावर mn से। ठीक है, और इस कंडीशन में अपने पास क्या है, -1 की पावर 0। अब किसी भी संख्या की पावर 0 जो कैसी है, वास्तविक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हम सदैव 1 होगी। इसलिए आयोटा की पावर 0 की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है, 1 होती है। ठीक है, क्लियर। देखो आयोटा की पावर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आयोटा की पावर में अपने पास कैसे डिफाइन होगा। देखो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ रखा है, ये पहला पार्ट था अपने पास आयोटा √-1, और सेकंड पार्ट था अपने पास आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, और इसी पार्ट में से अगर हम आयोटा की पावर 4 के आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू जो है वो आयोटा की पावर 4 तक ही डिफाइन होगी, यानी कितनी भी बड़ी आयोटा की पावर हो उसकी जो वैल्यू है वो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4 से ही वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद की वैल्यू अपने पास जो भी बनेगी वो इसी में से बनकर आएगी। तो देख लेते हैं एक बार अपने पास कैसे बनकर आती है उसकी वैल्यू। देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी आयोटा की पावर 5 की। ठीक है, देखो सबसे अपने पास इजी नंबर यहाँ से रिजल्ट कौन सा है, वो जो आयोटा की पावर 4 है वो आपको क्या देके जा रहा है, 1 देके जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, रिजल्ट आपका आउटपुट है वही आएगा। ठीक है, जो लास्ट में आने वाला है। तो यहाँ पर अपने पास इजी नंबर, इजी रिजल्ट कौन सा है, आयोटा की पावर 4। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनी 1 इंटू आयोटा, और ये आपको क्या देके जा रहा है, आयोटा। देखो इसका जो आउटपुट है डेफिनेटली यही आया। अब आपने कहा कि आयोटा गया नहीं, आयोटा की जो पावर है वो सिंपल हो गई ना, वो पावर अपने पास कहाँ से हुई, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4 में से ही इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, चाहे वो आयोटा की पावर कितनी भी मैक्सिमम नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो। ठीक है, तो इस कंडीशन से अपने पास जो आयोटा की वैल्यू है वो आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4 से ही डिफाइन होगी। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखो आयोटा की पावर अगर हम 6 करें तो अपने पास जो वैल्यू है देखो क्या बनकर आई, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार हम आयोटा की पावर 4 लिख रहे हैं, तो क्योंकि इजी नंबर अपने पास कौन सा है, वो है आयोटा की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा, ये 1 और ये आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है कि क्या है, -1, क्योंकि यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनकर आई, -1, आयोटा की पावर 6। नेक्स्ट बढ़े, आयोटा की पावर 7 ले तो इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है -आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब का रिजल्ट क्या है अपने पास, माइनस के आयोटा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनकर आया, -आयोटा। और अगर हम बात करें आयोटा की पावर 8 की, तो देखो इसको आयोटा इस पावर 4 और आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर बना अपने पास 1 इंटू 1, वैल्यू क्या बनी 1, यानी आयोटा की पावर 8। यानी एक पार्ट यहाँ से डिफाइन हुआ कि आयोटा का जो मल्टीपल है 4 पावर से, यानी आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल है वही आपको क्या देता है, रिजल्ट में 1 देता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं
कि आयोटा की पावर 4m यानी m की वैल्यू 1 2 3 4 करके कुछ भी आप लागू करो, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास जो m की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 करके कुछ भी हो। ठीक है, या इधर से अपने पास नेगेटिव नंबर्स भी हो तब भी अपने पास ऐसा ही वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल में जा रहा है और जो इसका जो मल्टीपल है यानी इसका जो गुणज है, ठीक है, आयोटा की पावर 4 का जो भी गुणज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, इस तरीके से अपने पास हम आयोटा की पावर के कुछ एग्जांपल्स और पढ़ेंगे जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। क्लियर।